में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में जारी सियासी उठापटक की। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से नया सियासी खेला होता दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे समेत 54 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी किया है। एकनाथ शिंदे गुट के 40 और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को स्पीकर की तरफ से नोटिस का 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया कि अगर 7 दिनों में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो वो एक पक्षीय फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे। राहुल नार्वेकर ने इससे पहले शिंदे गुट के एक मंत्री शंभूराजे देसाई के पिता बालासाहेब देसाई पर एक किताब के विमोचन पर कहा था कि वो जल्द ही बड़ा फैसला करने वाले हैं। खास बात यह है कि एनसीपी में बगावत और अजीत पवार समेत कई विधायकों के सरकार में शामिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है कि शिंदे गुट के विधायक अयोग्य होंगे, तो इसी वजह से बीजेपी ने अजीत पवार और उनके विधायकों को सरकार में शामिल कराया है। उद्धव गुट का कहना है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ 14 विधायकों ने बगावत के समय चीफ व्हिप सुनील प्रभु के व्हिप का उल्लंघन किया था, इसलिए स्पीकर को उनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। हालांकि बाद में शिंदे गुट के पक्ष में 40 विधायक हो गए। बाद में शिंदे गुट की तरफ से भी उद्धव गुट के 14 विधायकों की अयोग्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के पास याचिका लगाई गई थी। एकनाथ शिंदे और उनके 7 विधायकों ने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी और बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने सरकार बनाई। शिंदे गुट को चुनाव आयोग भी असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और तीर कमान का सिंबल दे चुका है। ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष पर सबकी नजर है कि वो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद क्या फैसला आखिर लेते हैं। आज की बहस में हम बात करेंगे, क्या स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित करेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार से हाथ मिलाया? अगर स्पीकर का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो सवाल ये, क्या इसके बाद एकनाथ शिंदे सीएम राज पाएंगे? करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू होने वाली है। इस बार महाराष्ट्र में सियासी खेला उद्धव गुट, शिंदे गुट, अजीत गुट या शरद गुट नहीं करेगा, बल्कि इस बार इस सियासी खेले के सूत्रधार होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर। स्पीकर नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के दोनों गुटों के 54 विधायकों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस दल बदल विरोधी कानून उल्लंघन के लिए शिवसेना दोनों गुटों की दायर याचिकाओं के बाद दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है, मेरे कार्यालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 7 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं उस स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित करूंगा। जिन 54 विधायकों को नोटिस भेजा गया उनमें शिंदे गुट के 40 और शिवसेना अर्थात उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायक शामिल हैं। जब जून 2022 में शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। बाद में शिंदे गुट के पास 40 से ज्यादा विधायक चले गए। बाद में शिंदे गुट ने भी उद्धव गुट के विधायकों के खिलाफ याचिका लगाई। उद्धव गुट बार बार कहता रहा, शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य घोषित होंगे और शिंदे से सीएम पद वापस लिया जाएगा। जब अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, तभी शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ऐसा ही बयान दिया था। संजय राउत ने कहा था, स्पीकर को शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना होगा। ऐसे में सरकार बचाने के लिए बीजेपी के अजीत पवार को अपने साथ लिया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी बवाल होगा? क्या स्पीकर नार्वेकर सीएम शिंदे समेत उनके 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करेंगे? सवाल ये भी है, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या इसके बाद भी एकनाथ शिंदे को ही बीजेपी सीएम बना रखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका हमारे साथ। रमाकांत मिश्रा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। राजपुंज हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के शिंदे गुट के, और हमारे साथ हैं जयदीप पेंडके, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट। लेकिन शुरुआत रमाकांत मिश्रा साहब आप ही के साथ। क्या बीजेपी को अब डर लग रहा है
क्योंकि विधायकों को नोटिस दिया गया है विधानसभा स्पीकर की ओर से और कहा गया है कि 7 दिन के भीतर जवाब दीजिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति जो अभी वर्तमान में चल रही है, हाँ, मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और जो टेक्नोलॉजी उसको हम लोग देख ही रहे हैं और उसको बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। जहां तक प्रश्न है जो कि अभी जो नोटिस जो राहुल जी की तरफ से अभी जारी किए गए हैं, चाहे वो उद्धव गुट के जो विधायक हैं उनको या जो शिंदे गुट के हैं, मुझे देखना चाहिए जो कि जिस तरह से अभी जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से हमने देखा है जो कि पिछले रमाकांत सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आवाज आ रही है? जी सर, रत्नाकर सर आ रही है। सर जवाब पूरा कीजिए सर। हाँ, तो मैं वही चीज कह रहा था जो कि पिछले एक सप्ताह के अंदर में जो हम लोगों ने देखा है, हाँ, तो हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए और जो किस तरह की परिस्थिति बनती है उसको भी हमें देख लेना चाहिए। जी शिवम जी। लेकिन रत्नाकर जी, उम्मीद है कि रमाकांत साहब, उम्मीद है कि फैसला पक्ष में आएगा? निश्चित तौर पर देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा से ही आशावादी होना चाहिए, ये हाँ। तो हम लोगों को बिल्कुल पता है इस चीज को। हाँ। निश्चित तौर पर जो है सो महाराष्ट्र की जो हम लोगों ने जिस तरह से वर्तमान जो अभी एक सप्ताह के अंदर में देखा, ये किसी ने कि क्या आपने देखा होगा जो कि किसी ने क्या एक्सपेक्ट किया था क्या? इसका किसी तरह से अनुमान नहीं था, लेकिन फिर हुआ। लेकिन ये वही चीज है जो कि हमें थोड़ा सा अनुमान के अनुसार देखना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए और इंतजार के बाद हम देखते हैं जो कि किस तरह की परिस्थिति बनती है। ठीक है, जयदीप पेंट के साथ बहुत खुश होंगे आप, क्योंकि आप ही ने मांग की थी राहुल नार्वेकर से कि इनको योग्य घोषित किया जाए और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने अब 7 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। तो आपको क्या उम्मीद है? जयदीप पेंडगी जी का ऑडियो नहीं आ रहा। जयदीप जी, हेलो, अभी आ रहा है? जी सर, आ रही है। अभी आ रही है ना? आ रही है सर। जिस तरह से बाकी जो पिछले 1.5 महीने में जो चला है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो जब से चला है वो हिसाब से जो चीजें आई है सामने में, वो बीजेपी की एक सोची समझी साजिश के रूप में आई हुई है। क्योंकि हर चीज में आपने देखा होगा, हमारा सिंबल रहे या हमारा नाम रहे पक्ष का, ये हर चीज चुनाव। तो आपको भी शायद मालूम होगा कि एक रिटायर्ड ईडी ऑफिसर को वहां पे नियुक्त किया गया, रिटायर्ड जज को वहां नियुक्त किया गया चुनाव आयोग में। उसके बाद में जो फैसले आए, तो हमारे लिए कोई शौकीन नहीं रहेगा कि इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि राहुल नार्वेकर जो अध्यक्ष है, मैं ये सब सोच के और सब समझ के बात कर रहा हूँ कि राहुल नार्वेकर भी इलीगल है, वो जायज नहीं है। जब आमदारी जायज नहीं है तो वो कहां से रहेंगे? जब आमदारी अपात्र कहलाएंगे, 16 आमदार जो जाएंगे और जो अजित पवार को अभी ये लेके काम कर रहे हैं, भ्रष्टवादी, राष्ट्रवादी को भ्रष्टवादी करते थे, आज उन्हीं के साथ चेहरे से चेहरे मिला के बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ नारे लगा रहे। राष्ट्रवादी के 50 जितने एमएलए अभी वहां गए हैं, 40-42, 50 खोके एकदम होके बोलने वाले यही लोग थे। जब विधान भवन के स्टेप्स के ऊपर चढ़ के बातें करते थे, आंदोलन करते थे। आज एक दिन में कहां से चेंजेस आ गए कि एक ही दिन में वो सब क्लीन हो गए? ये समझने की बात है। और राहुल नार्वेकर का जो भी फैसला आएगा, उससे हमें अचंभित, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई शौक होगा या ये होगा। बट अगर लेकिन आप ऐसी उम्मीद करते हैं जयदीप पेंडके साहब कि राहुल नार्वेकर साहब का जो भी फैसला आएगा वो निष्पक्ष होगा और महाराष्ट्र के हित में होगा? जब राहुल नार्वेकर ही वहां पे सच्चाई से आए नहीं है, पूरे एमएलए जो हमारे थे उन्होंने वोटिंग किया नहीं है, कुछ किया नहीं है, उसके बाद भी वहां पे वो एज अध्यक्ष बैठे हैं, वो लीगल नहीं है प्रोसेस। नाना पटोले जाने के बाद 8 महीना 10 महीने तक इन्होंने अध्यक्ष पद का चयन नहीं किया था, और एकदम से राहुल नार्वेकर आने के बाद कहां से राज्यपाल ने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि राज्यपाल ने जो भी इस भूमिका को निभाया है वो इलीगल है, वो इनजस्टिस है, इसको कहीं पर भी स्थान दिया नहीं जाएगा। और राज्यपाल को कई फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी जम के फटकार लगाई है, सिर्फ फटकार नहीं लगाई है, हर चीज उनकी गलत है। अभी ठीक है, उनके तरफ उन्होंने दिया हुआ है कि इसका जो भी है वो राहुल नार्वेकर जो अध्यक्ष है वो करेंगे,
बट अगर राहुल नार्वेकर का भी फैसला अगर गलत आता है हमारे हिसाब से, तो सुप्रीम कोर्ट में हमें वो भी चांस दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उस चीज को फिर चैलेंज करें। और मिस्टर सुनील प्रभु ने ये फैसला जल्द से जल्द जो हमारे प्रतोद है, उन्होंने कल ही 2 दिन पहले याचिका दायर की है। जल्दी से मैं प्रतिक्रिया राजपूत साहब से ले लेता हूं। राजपूत साहब, बीजेपी तो कह रही है कि हम आशावादी हैं, क्या शिंदे गुट भी आशावादी है? क्योंकि अगर फैसला पक्ष में नहीं आया राहुल नार्वेकर का, तो सवाल है सीएम पद का। सीएम एकनाथ शिंदे ही रहेंगे या फिर सीएम का चेहरा बदला जाएगा? डर लग रहा है या सब कुछ ठीक होगा? उम्मीद है नहीं, सीएम पद तो जाने वाला है शिवम जी, सीएम पद तो जाने वाला है अगर लीगल हो तो। राजपूत साहब से मेरा सवाल था सर, राजपूत साहब का जवाब दे दीजिए। राजपूत साहब। शिवम जी देखिए, जिस प्रकार से अभी बात चल रही है, तो हाँ। जगदीप जी भी बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से भी बोल रहे थे, तो वो दूसरी बात यह है कि इस समय जो अगर ये कह रहे हैं योग्य इनको ठहराया जाएगा या जो भी होगा, तो इसका हम स्वागत करते हैं। राहुल नार्वेकर जी जो भी इस पे स्पीकर है विधानसभा के, जो भी इस पे निर्णय लेंगे, क्योंकि ये राहुल नार्वेकर जी की तरफ से कुछ वो नहीं, आपत्ति नहीं है, आपत्ति पीछे से आई है, तो उनको फैसला करना है। जिस सीट के ऊपर वो बैठे हैं उनको उसको फैसला देना है, क्योंकि तभी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कि इसका आप नोटिस जारी करिए और जो भी अयोग्य है या इस पे जो भी परेशानी है, जो भी इस पे संदर्भ में आएगा उसको क्लियर करिए। तो ये ऑब्वियस है, ये तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, यहाँ किसी प्रकार से सीएम की कुर्सी या कुछ और, या आपस में जिस प्रकार से अफवाहों का बाजार गर्म है, इस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार बिल्कुल चलेगी और सरकार आगे भी चलेगी और सीएम शिंदे ही रहेंगे, इसमें कोई कहीं भी कोई ऐसा नजर नहीं आता। जी रत्नाकर साहब, राजपूत साहब कह रहे हैं कि सीएम शिंदे ही रहेंगे, इधर रमाकांत मिश्रा कह रहे हैं कि हम तो आशावादी लोग हैं और आशाएं हमेशा राजनीति में होती हैं, तो आशा है कि फैसला पक्ष में ही आएगा। फिलहाल रही कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है विधानसभा अध्यक्ष के जारी हुए इस नोटिस को? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार जो चल रही है वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है और जो एक असंवैधानिक सरकार है। आपने सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी उठा करके देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 मई को टिप्पणी किया था उसमें स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है कि राज्यपाल की भूमिका पे जो है वो बिल्कुल संदिग्ध है। उनको फ्लोर टेस्ट के लिए पर्याप्त जो है आधार नहीं थे कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए, लेकिन राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जो वो कानूनन सही नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ रत्नाकर साहब, बहुमत किसका था? बहुमत तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी का ही था ना विधानसभा के अंदर, तो सरकार उनकी बनी। नहीं, बिल्कुल आपने, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पूरी बात सुन लीजिए, तो उसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि बहुमत अनैतिक किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ने सरकार किस तरह से। आप समझा जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फैसला संविधान के अनुसार नहीं था और फ्लोर टेस्ट के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे जी को बुलाना वो बिल्कुल सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये फैसला दिया गया है। पहली चीज तो राज्यपाल की भूमिका निश्चित रूप से उसमें संदिग्ध थी, और दूसरा उन्होंने जो फैसला दिया उसमें स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि शिंदे गुट का चीफ व्हिप जारी करना स्पीकर के लिए कानूनन अवैध था, वो बिल्कुल सही नहीं था, कानूनन बिल्कुल सही नहीं था। तो दो चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको लथाड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर उद्धव ठाकरे जी अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो इस सरकार को री एस्टेब्लिश किया जा सकता था, लेकिन चूंकि वो सरकार से इस्तीफा दे दिए थे इसलिए वो रिस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये पूरा फैसला था और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो असंवैधानिक सरकार जो इन लोगों ने बनाया। अब रही बात दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय एक और निर्देशन दिया, कहा कि अभी जो ये 16 विधायकों की बाध्यता का जो निर्णय है वह निश्चित रूप से अब स्पीकर लेगा वहां का। स्पीकर को कहा कि तय सीमा के अंदर जो है इनको निर्णय लेना है, लेकिन स्पीकर 2 महीना ये वाकया होने को आया और स्पीकर अभी तक मामले को लंबित रखे। और वो कह रहे थे, और सुन लीजिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, रमाकांत मिश्रा साहब, स्पीकर की भूमिका पर लगातार महाराष्ट्र में सवाल उठते रहे हैं कि जून 2022 का मामला था और आप फैसला ला रहे हैं जुलाई 2023 में, ये कहां तक न्याय संगत है? 1 साल लंबा प्रक्रिया खींचा स्पीकर ने। देखिए अभी शिवम जी, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। लेकिन रत्नाकर जी हमारे मित्र अभी कह रहे थे जो कि फ्लोर टेस्ट या आप ये सरकार को असंवैधानिक कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं अगर असंवैधानिक होता तो सुप्रीम कोर्ट तो इसको रिस्टोर कर दी होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें एक ऐसा था जो तकनीकी रूप से जो उद्धव साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था फ्लोर टेस्ट से पहले। तो ये आप भी खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिस्टोर नहीं किया तो फिर असंवैधानिक कैसे हो गया? एक तो चीज ये। दूसरी बात आपने कहा जो कि टाइमिंग के ऊपर में, मुझे लगता है जो कि टाइमिंग तो हर जगह आपने देखा होगा जो कि किस तरह से आज अगर हम यूसीसी की भी बात कर रहे हैं तो कहते हैं टाइमिंग है, ये 2024 के लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर में टिक्का टिप्पणी मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। जो अपना अपना एक समय होता है, एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के तहत ही उन्होंने ऐसा उन्होंने नोटिस दिया है। उन्होंने कोई टाइम गेन नहीं किया, कोई टाइमिंग के ऊपर में कोई सवाल कर रहा है, मुझे लगता है वो गलत कर रहा है। लेकिन रमाकांत मिश्रा साहब, संजय राउत ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी अब सही हो गई, सच हो गई। संजय राउत ने कहा था कि शिंदे सीएम पद से जाएंगे और इसलिए अजीत पवार को शामिल किया गया सरकार में। अगर एकनाथ शिंदे सीएम पद से जाते हैं, उनके विधायक जाते हैं, तो विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा और बहुमत का आंकड़ा फुलफिल करने के लिए विधायक तो चाहिए। इसलिए अजीत पवार के साथ 40 विधायक आए हैं। शिवम जी देखिए, ऐसा है, मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ जो कि ये जो परिस्थिति आप हमें कह रहे हैं, हाँ, निश्चित तौर पर लोग आकलन कर रहे हैं। संजय रावत ही नहीं बल्कि यहाँ पर रत्नाकर जी अगर बैठे होंगे तो वो भी आकलन यही कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आज किसी ने कोई सोचा था जो कि 100 करोड़ की वसूली वाला सरकार, आज उनको जमानत तक नहीं मिली। आज आप देख रहे हैं जो कि किस तरह से, तो भ्रष्टाचार का जिस तरह से इन्होंने सिलसिला आघाड़ी सरकार में शुरू किया था वो हम लोगों ने सबने देखा है। तो इसीलिए कोई ना टाइमिंग के ऊपर में आप जाइए और न किसी तरह का जो किसने क्या कहा। संजय रावत जी कोई बहुत भविष्यवक्ता नहीं है, इसीलिए तो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटी है एक सप्ताह के अंदर में, ये कोई भाजपा ने नहीं घटाया है, ये अपने आप, क्योंकि एनसीपी के जो नेता शरद पवार जी हैं वो कहते हैं चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन उनका भी इतिहास ऐसा ही रहा है। तो मैं आज जिस रत्नाकर जी वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एनसीपी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस से ही छिटक करके एनसीपी बनी थी। तो ये सब सारी चीजें चलती रहती है राजनीति के अंदर में, इसीलिए कौन किसने क्या अनुमान लगाए इसलिए कोई इसके ऊपर में नहीं जाना चाहिए। ठीक है राजपुर साहब, जगदीप पेंडके साहब, क्या ये पहले से ही मतलब प्री प्लान था कि विधानसभा स्पीकर फैसला करेंगे जुलाई के महीने में, इससे पहले चलिए अजीत पवार को शामिल कर लिया जाए, विधानसभा स्पीकर का फैसला अगर ऐसा हुआ तो अजीत पवार गुट के विधायक तो हैं, सरकार बनी रहेगी, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? देखिए ये बार बार लगातार हमारे जो मिस्टर संजय जी राउत माननीय खासदार हमेशा बोलते आए हैं कि शिंदे जो है वो सीएम पद से जाने वाले हैं। और जो रमाकांत मिश्रा जी बात कर रहे थे कि सब सरकार सेफ रहेगी, ये रहेगी, फिर सडनली बीच में राष्ट्रवादी फोड़कर अजीत पवार गुट को ये सत्ता में क्यों शामिल किया गया और उनका मंत्रिमंडल विस्तार एक ही दिन में सुबह डिक्लेयर किया गया कि अजीत पवार बीजेपी में साथ में सत्ता में आ रही है और उसी दिन शाम को उसका शपथ विधि होता है। इसका नतीजा, इसका आप क्या हिसाब से सोच रहे हो? कहां से आ गए बीच में? यानी इनको टेंशन है कि ये सरकार गिर रही है, नहीं तो इतनी अच्छी सरकार चलने के बाद में इनको जरूरत क्या है अजीत पवार को गुट में शामिल करने की? कोई जरूरत ही नहीं थी। 9 मंत्री पद दे दिए, जिसके ऊपर छगन भुजबल जैसे नेता को करप्ट करके ईडी की 3 साल की 2-2.5 साल की जेल हुई है, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर पूरी प्रॉपर्टी सीज हुई है, सुनील तटकर के ऊपर केस चल रही है, धनंजय मुंडे के ऊपर केस चल रही है, हसन मुशर्रफ जो बिल्कुल कितने बार हो गया था, 17-18 बार उसके ऊपर ईडी की और इनकम टैक्स से रेड हुई है। सडनली कहां से आ गया कि इनको पार्टी में लेना है और इनको मंत्री पद देना है? अच्छा, करप्ट है उन्हीं को मंत्री पद क्यों दिए इन्होंने? ठीक है जयदीप पेंडके साहब, ये बात बताइए, उद्धव गुट बार बार कहता है कि असंवैधानिक तरीके से सरकार बनी है, लेकिन साहब फ्लोर टेस्ट से पहले तो आपके ही नेता ने इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने, तो फिर असंवैधानिक कैसा हुआ? ये आरोप बार बार आप क्यों लगाते हैं कि असंवैधानिक तरीके से हुआ है, असंवैधानिक तरीके से हुआ है? उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? अरे उन्होंने तो सोच के दिया था, नैतिकता के जोर पे दिया था। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ रमाकांत जी, आप बीच में बात नहीं करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, हम चर्चा कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे, एक एक करके जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि नैतिकता के जोर पे उनको लगा कि अभी अपने सब लोग गए हैं वहां पे 30 लोग गए थे, नैतिकता को लेके सत्ता को चिपक क्या कर रहे थे, तो कभी यानी कि नैतिकता के आधार पर रमाकांत मिश्रा साहब भाप गए थे उद्धव ठाकरे की अब कुछ नहीं है, अब पूरा डब्बा खाली हो गया है, अब सरकार गिर जाएगी। इससे पहले कि नैतिकता के आधार पर इज्जत बची रहे, बची कुछ, पहले इस्तीफा दे दीजिए।
नहीं आती आज भी। आप ठीक है, रमाकांत मिश्रा की बारी है। क्यों नहीं ले रहे? उद्धव ठाकरे भाप गए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, खेला हो गया जो होना था। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये हाँ, इन लोगों की अभी होने वाला है, अभी पता चल जाएगा 15 दिन में। 15 दिन में शिंदे खुद राजीनामा देगा या उनको देने पे मजबूर किया जाएगा। इस चीज को रिस्टोर करनी होती तो असंवैधानिक कहाँ से हो गया? मैं यही चीज पूछना चाहता हूँ। जहां तक नैतिकता की बात है, तो नैतिकता की बात है, जब 100 करोड़ की वसूली हो रही थी तो आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? अरे 100 करोड़ की नैतिकता कर रहे हैं, जो 100 करोड़ के लोग बोल रहे हैं, आप वही अभी पार्टी में ले लिया आपने। उन्हीं लोगों को लेके पार्टी बनी है, उन्हीं को लेके सरकार बनी है। क्या बात कर रहे हैं रमाकांत मिश्रा जी? कहाँ चली गई? बात कर रहे हैं आपने, कहाँ चली गई? जो लोगों को आपने बोल रहे थे 100 करोड़, कहाँ चली गई? अब अजित पवार खुद इसमें, अजित पवार के ऊपर खुद गिरेबान का हाथ डाल देते थे। बची है, इसीलिए आपकी नैतिकता कुछ नहीं बची है, तो आप बेकार का बीच में बोल रहे हैं। रत्नाकर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? रत्नाकर सिंह जल्दी से। हाँ, रखो उनको। ठीक है, देखिए हाँ, शिवम जी, हाँ, रमाकांत जी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, शायद ये भूल गए हैं कि महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा ये जानता है कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस के तहत जो है शिंदे के उद्धव ठाकरे जी की सरकार को गिराया गया था। 50 खोखे एकदम ओके का नारा बच्चा बच्चा जानता है। और देखिए दूसरी चीज मैं ये कहूंगा आपको शिवम जी कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भस्मासुर जनता पार्टी है। ये जिसके सर पे हाथ रख देगी वो पार्टी जो है भस्म हो जाएगी। चाहे वो शिवसेना ले लीजिए, चाहे अभी जो ताजा उदाहरण है शिंदे गुट की शिवसेना ले लीजिए। हाँ, पहले ये शिवसेना को भस्म कर दिए, अब शिंदे गुट को शिंदे को भस्म कर देंगे। ये जिसके साथ मिल जाएंगे वो भस्म होना निश्चित है। ये इनकी फितरत है। ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाए और ये सत्ता में बने रहे किसी तरह से, चाहे वो सत्ता ईडी का धौंस देना हो, सीबीआई का धौंस देना हो, चाहे 50 खोखे देना हो, चाहे ऑपरेशन लोटस चलाना हो, हर एन केन प्रकार ये सत्ता लोलुप जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहनी चाहती है। और उसका नतीजा आप देखेंगे कि 16 विधायकों की सदस्यता जो ये रद्द करेंगे, शिंदे गुट को भस्मासुर की तरह जो है भस्म कर देंगे और फिर जो है एनसीपी के साथ शिंदे गुट को भस्मासुर की तरह भस्म कर देंगे। रमाकांत मिश्रा ये बात कह रहे हैं लगातार, रमाकांत मिश्रा साहब। लेकिन रत्नाकर सिंह कह रहे हैं, लेकिन रमाकांत मिश्रा साहब अगर शिंदे आयोग घोषित हो जाते हैं, तो आऊंगा आपके पास, पुन साहब आऊंगा, अगर शिंदे आयोग के घोषित हो जाते हैं तो स्ट्रेटजी क्या है बीजेपी की? कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? अजित पवार को सीएम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप लिख के रख लीजिए। नहीं, अगर एकनाथ शिंदे उनके जो बाकी के विधायक हैं अगर वो आयोग घोषित हो गए तो भक्त तो पिट जाएगी ना सर देश में। देखिए उन्होंने असंवैधानिक तरीके से कर लिया। असंवैधानिक तरीके से तो कभी कोई सरकार नहीं चली है। हाँ, आज संवैधानिक तरीके से चल रही है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी संवैधानिक तरीके से ही का वॉल्यूम ज्यादा हुआ है। सदस्यता अभी तो उसके ऊपर में कोई चीज कहना, टीका टिप्पणी करना गलत है। अभी तो नोटिस है, फिर आगे की क्या परिस्थितियां बनती है। मुझे लगता है सरकार पूरे 5 साल कवर करेगी, इसमें कहीं कोई कीमत नहीं। ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ। ठीक है राजपूत साहब, उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि साहब शिंदे को बीजेपी सीएम पद से हटाएगी। अब ये रणनीति बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। शिंदे को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि सरकार महाराष्ट्र में आ जाए। देखिए अब संवैधानिक होगा तो कुछ गलत होगा ना। जब संवैधानिक होगा तो फिर क्या गलत होगा? हाँ, तो ये तो निर्णय है। अभी तो स्पीकर के फैसले का हम सबको इंतजार करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। ऐसा उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है। देखिए कोई भी अपना कयास लगा सकता है, कोई भी देखिए कोई हर किसी को अभिव्यक्त कह रहे थे, रत्नाकर जी कह रहे थे कि इस प्रकार से हुआ जैसे सारा पैसा इनके घर से ही गया और वहां पे बटा जाके। कैसी कैसी बातें करते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसके कोई तथ्य नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। इस तरह से कोई मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रही। ऐसे तो बहुत सारे एलिगेशन इनके ऊपर लगते हैं, फिर तो बहुत सारे एलिगेशन इनके ऊपर जाते हैं। आज जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्य है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे ना सर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे और डिप्टी सीएम अजित पवार रहेंगे। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे अगर विधानसभा स्पीकर ने घोषित किया तो। देखिए अगर संवैधानिक होगा तभी तो होगा ना कुछ। जब संवैधानिक प्रक्रिया से सब कार्य हुए हैं, जब सब कुछ हुआ है, तब सब चीज बहुमत सबसे बड़ी चीज। जब बहुमत जिसके पास था, बहुमत जिसके पास है वही तो आगे काबिज होगा। और दूसरी तरफ अगर ये बात आज ये कह रहे हैं तो अरे भाई ये इस समय जो ईर्ष्या और जो जलन जो इस प्रकार से
जो इस समय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश और विदेश में जो ख्याति फैली हुई है, ये उसके मद्देनजर के शब्दों का से बोल रहे हैं। यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री की जो ख्याति है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं है। जगदीप पेंडके जब संवैधानिक तरीके से सरकार बनी है तो अयोग्य कैसे घोषित हो जाएंगे साहब? अभी पहले विधानसभा स्पीकर के फैसले को तो आने दीजिए। अभी से आपके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, संजय राउत कुछ कह रहे हैं, अलग अलग नेता उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं। तरीके से सरकार शिवम जी, सरकार अगर अच्छे से बनी रहती थी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बारी क्यों आती थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों राज्यपाल को इतना लटकारा रहता? दूसरा और एक बात, अभी आज की सुबह की न्यूज है, कल की भी न्यूज है, आपके इधर ही देखी थी मैंने, आपके सुदर्शन न्यूज पे ही, कि प्रफुल्ल पटेल भी अभी शपथ विधि में शामिल होने वाले हैं। यानी जो प्रफुल्ल पटेल को तुम वो इसके अगेंस्ट में लेके चल रहे थे, ईडी के अगेंस्ट में लेके, ईडी की रेड हुई, प्रॉपर्टी सीज की गई थी, आज उनको आप सरकार में शामिल कर रहे हैं। ये कैसे होते? इनका अभी कोई चीज सही नहीं है, कई है, कैसी सत्ता अपने पास है, कैसा भी सत्ता में रहे। ईडी का डर दिखा के रमाकांत सिंह, ईडी का डर दिखा के आप सरकार में शामिल कर लेते हैं और ईडी का डर दिखा के आप राज्यों में सरकारें गिरवा देते हैं। तो रमाकांत मिश्रा आज आपके साथ में बात करते हुए दिखेंगे, हमारे ग्रुप के लोग भी ईडी का दिखाएंगे, हम भी पावर का यूज करेंगे। वो व्यक्ति होते हैं जिनके दिल में चोर होता है। और मुझे लगता है तो किसके दिल में चोर? उद्धव ठाकरे के दिल में चोर है क्या? कांग्रेस का, मैं कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना में उद्धव गुट हो, चाहे कोई भी गुट हो, अघाड़ी सरकार के साथ आज मुझे लगता है बल्कि ईमानदारी से और पारदर्शी के साथ काम करने वाली सरकार है, हमारी विचारधारा के साथ मिलने वाली सरकार है, जनता की बाहर आवाज नहीं आ रहा बरोबर। आज ईडी और सीबीआई का डर वो देखिए जिनके दिल में चोर को। ठीक है, रत्नाकर सिंह कुछ कह रहे हैं। रत्नाकर सिंह जल्दी से। शिवम जी, मैं दो चीज कहूंगा। एक तो पहली चीज, ये बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से असंवैधानिक है, तो मुझे बता दीजिए रमाकांत मिश्रा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि चीफ व्हिप का नियुक्त करना स्पीकर का, ये गलत था, तो ये असंवैधानिक नहीं है। और उन्होंने कहा राज्यपाल की भूमिका पे कि राज्यपाल को पर्याप्त सबूत नहीं थे, आधार नहीं थे कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए, तो ये संवैधानिक सरकार बनी हुई है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा शिवम, ये इतने साफ पाक बन रहे हैं, तो अभी 16 विधायकों के ऊपर जो ईडी की जांच इन्होंने बिठाई थी, जब सरकार को तोड़ना था तो 16 विधायकों के ऊपर इन्होंने ईडी की जांच बिठाई थी। सारे लोगों के जो सरकार बनने के बाद ईडी की जांच बंद कर दी जाती है, तो आखिर ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है ना कि आप धन बल के आधार पे, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पे आप जो है सरकारों को तोड़ते हैं, अपनी सरकारें बनाते हैं। महाराष्ट्र का बच्चा ये जानता है, आपके चरित्र को समझ गया है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के चरित्र को समझ गया है। बहुत ज्यादा दिन नहीं, महज 1 साल के बाद देखिएगा ये किस तरह से जो है ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे, और ये सरकार जो है कहीं दिखेगी नहीं, कोई नाम नहीं लेने वाला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का बचेगा नहीं। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एन प्रकार सत्ता को हासिल करने का जो कवायद करती है, सत्ता लोलुप सरकार जो जनता के जनादेश का भी अपमान बार बार अपमान करती है। ठीक है, जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, चाहे रमाकांत मिश्रा साहब, जनता के जनादेश का अपमान का सीधा आरोप। जनता के जनादेश का अपमान किसने किया महाराष्ट्र के अंदर में? किसने? एक चीज बताइए, किन भ्रष्टाचारियों के साथ जो कांग्रेस आज तक, मुझे लगता है एनसीपी या शिवसेना का, मैं तो आश्चर्य में पड़ रहा हूं, जो कि शिवसेना जो कभी हिंदुत्ववादी एक विचारधारा को लेकर के चल रही थी, भ्रष्टाचारियों से हाथ न मिलाने की कसम खा रही थी, आज उसी ने कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ महागाड़ी सरकार बनाई वहां पर, और किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के वो 2.5 साल इन्होंने वहां पर एक, आपने देखा है जो किस तरह से माहौल बना करके रखा हुआ था उस राज्य एनसीपी के टूटने के आज देख रहे हैं जो पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 70,000 सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि घोटाले की एनसीपी 5 दिन के बाद आपको साफ पाक नजर आने लगती है। किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी के बारे में कहा कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, और 5 दिन के बाद आप मुख्यमंत्री बना देते हैं अजीत पवार को। हसन मुश्रीफ को 500 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। आप
के किरीट सोमैया उनसे गिरफ्तारी का आरोप लगाते हैं और महज कुछ दिनों के बाद आप उनको मंत्री पद का शपथ दिलवाते हैं। किस तरह का चरित्र है आपका? महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जिसको आप भ्रष्टाचारी बताते हैं उसी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं आप। कितने भ्रष्टाचारी है लोग। आप लोगों के एक नहीं कईयों उदाहरण है। वही मेघालय में भी वही हाल किया आपने, शर्मा को भ्रष्टाचारी बताया, उसी के साथ सरकार बना दी आपने। हेमंत बिस्वा को आप भ्रष्टाचारी कहे, उन्हीं को अपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो कितना उदाहरण है, तमाम उदाहरण है कि आप सुविधा की राजनीति करते हैं। हमेशा और हमेशा सुविधा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता के जनादेश का बार बार अपमान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सुप्रीम भ्रष्टाचार निर्लज नहीं हुआ रहता सरकार, कम से कम ये तो लगता है कि हाँ पारदर्शी तरीके से सरकार चल रही है वहाँ पर। तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए शिंदे जी को। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है उस दिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद शिंदे गुट को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों उन्होंने चीफ व्हिप का गलत नियुक्ति किया? क्यों उन्होंने राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध बताया? सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है, कोई मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। उसी दिन शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या उद्धव गुट की शिवसेना को भी लगता है कि एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाया गया, जैसा कि और दल आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य? तो अजीत पवार, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। सिर्फ एकनाथ शिंदे को नहीं, अजीत पवार को भी मोहरा बनाया गया है। हाँ। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। और आने वाले दिनों में बना दिया ना सर, मोहरा का बनाया है। अरे तो इनको तो शिंदे को तो मुख्यमंत्री बनाया ना, गुरु दक्षिणा दे दी अजीत पवार को सरकार है बना के। इनको सिर्फ सत्ता का लालच है, सत्ता में रहना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये कॉर्पोरेशन हमारे महाराष्ट्र में पिछले 2 साल हो गए कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं हुए। एकदम ऐसे छोड़ी हुई कॉर्पोरेशन से कोई भी कुछ भी काम कर रहा है। बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है। इनके ऊपर वो सब IAS ऑफिसर हो, आज कलेक्टर करके काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन कमिश्नर करके काम कर रहे हैं। मेयर नहीं है, पिछले 3 साल से कोई मेयर नहीं है। विधायक अगर अयोग्य घोषित होते भी हैं तो उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर विधायक अयोग्य घोषित होते हैं अजीत पवार की विधायक साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्शन अभी जब भी नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा उद्धव आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है। अभी फिलहाल बीजेपी के हाथ में क्या बचता है क्या नहीं बचता है। विधानसभा अध्यक्ष अयोग्य घोषित करते हैं उन विधायकों को, तो फिलहाल सरकार तो रहेगी बीजेपी की और शिवसेना की। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फैसला हमारे अगेंस्ट भी आता है, फैसला हमारे अगेंस्ट भी आता है तो हमें कोई अचंभा नहीं होगा। क्योंकि हमें आदत हो चुकी है और उनकी नया नहीं है फैसला हमारे अगेंस्ट आना। क्योंकि इनको शर्म नहीं है बीजेपी को। बेशरम जनता पार्टी है ये, बेशरम जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि बेशरमी की तरह किसी को भी ले रही है अपने पार्टी में, किसी को भी के साथ। जल्दी से आखिरी कमेंट ये कह रहे हैं कि अभी आगे देखिए होता है क्या, उद्धव ठाकरे आगे और क्या करने वाले हैं। जी देखिए ना, जल्दी से 30 सेकंड। जनता पार्टी के साथ क्या होता है सभी को आप देख लेना। आने वाला जो भी चुनाव होता है, कॉर्पोरेशन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जल्दी से जवाब देने दीजिए। इसलिए शिंदे साहब ने कोई गलत नहीं किया। जो विचारधारा की जो मोदी जी के चित्र के ऊपर 2019 का इलेक्शन लड़ा गया था, उसी विचारधारा के तहत ही हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो आज हम उनको गलत क्यों कह सकते हैं, हम उनको गलत क्यों कहेंगे? जब हमने इलेक्शन ही उनके नाम पे लड़ा, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस प्रकार की बात करना, इस प्रकार के फालतू की बात करना, इसका कोई औचित्य नहीं। आज हमने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की फोटो लगा के इलेक्शन लड़ा था, आज हमने सोनिया गांधी जी की फोटो लगा के इलेक्शन नहीं लड़ा था, हमने मोदी जी के साथ इलेक्शन लड़ा था, आज हम वहीं है। हमने तो अपनी कहीं भी उस रास्ते से अलग हुए नहीं। ठीक है रमाकांत, लेकिन रमाकांत मिश्रा बहुत खुश हैं, सरकार में रहेगी बीजेपी महाराष्ट्र में, अयोग्य घोषित हो या ना हो, उनकी मुस्कुराहट बता रही है इस चीज को। बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत मिश्रा साहब, रत्नाकर सिंह साहब आपका शुक्रिया, राजपूत साहब आपका शुक्रिया और जयदीप पेंडके साहब प्रवक्ता उद्धव गुट शिवसेना आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नोटिस जारी कर दिया है तमाम 54 विधायकों को और 7 दिन की मोहलत दी है, 7 दिन का समय दिया है कि आप जवाब दीजिए। खैर देखने वाली बात होगी कि 7 दिन बाद क्या जवाब देते हैं और आगे विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर इन विधायकों पर क्या फैसला लेते हैं। इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।